अभी हम लोग पढ़ेंगे करंट। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, है ना। तो अगर ये हमने निकाला है करंट डेंसिटी को हमने कांस्टेंट माना, ठीक है। अगर हमने करंट डेंसिटी को कांस्टेंट माना, ठीक है, तो ये बाहर आ जा रहा है। जे डॉट डी एस में लिखते इस तरह से हम लोग लिख के रख सकते हैं, ठीक है। इस कहानी में अगर मैंने, ठीक है, अगर मैंने करंट को कांस्टेंट रखा, देखिए, तो ये इस तरह से आया जे डॉट डी एस। जे डॉट डी एस और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। जे डॉट डी एस इतना आ गया। अगर करंट कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, करंट कांस्टेंट है, इट मींस J into S is constant, means current density is inversely proportional to area vector, surface area vector, है ना, नॉर्मल सरफेस एरिया वेक्टर। मतलब सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो करंट डेंसिटी क्या है, कम है। सीधी सी बात देखिए, यहाँ पे सरफेस एरिया, ये हमने कंडक्टर माना है जिसका रेगुलर शेप नहीं है, मतलब इसका शेप ऐसा है जिसका एरिया, इसका एरिया क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। यहाँ का एरिया कुछ और है, यहाँ का कुछ एरिया है। मतलब मैं अगर ये बोलूं कि S1 इज ग्रेटर देन S2 तो गलत नहीं होगा ना। S1 का क्रॉस सेक्शन बड़ा है किससे, S2 के क्रॉस सेक्शन से, ठीक है। S1 का क्रॉस सेक्शन S2 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट डेंसिटी दो जगह हमने लिखाया है यहाँ पर। तो S1 इंटू जे, S1 इंटू जे लिख सकते हैं ना, J इंटू एस इज कॉन्स्टेंट, J इंटू एस इज कॉन्स्टेंट, मतलब S1 ओके। तो यहां पर देखिए कि S1 इज ग्रेटर देन S2। अब यहां पे S1J1 इज इक्वल टू S2J2। तो यहां पे आप ये भी देख सकते हैं कि हमने अगर रेशियो निकाला S1 बाई S2, ठीक है, S1 बाई S2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, J2 बाई J1, और ये रेशियो ग्रेटर देन 1, ठीक है। मतलब S1 की वैल्यू S2 से बड़ा है, इसका मतलब J2 का वैल्यू J1 से बड़ा है, ठीक है। S1 is greater than S2, it means J2 is greater than J1, ठीक है। करंट डेंसिटी इस सरफेस पर ज्यादा है, इस सरफेस पे क्या है, कम है, ठीक है। अगर कांस्टेंट करंट मूव कर रहा है कंडक्टर में तब, इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि अगर इस जगह हमने करंट डेंसिटी, हमने यहाँ J1 रखा है, यहाँ पे क्या है, इस एरिया क्रॉस सेक्शन पे J2 हमने मान रखा है, तो कहानी क्या आया, J2 ग्रेटर देन J1, ठीक है। तो अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप बेसिक क्वेश्चंस बना सकते हो। मान लो S1 का वैल्यू हमने 2 मीटर स्क्वायर रखा, J1 का वैल्यू रखा हमने 4 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर S2 की वैल्यू, अगर S2 की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर आ गया, 1 मीटर स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है। अगर S2 की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर आ रहा है तो J2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बशर्ते क्या होना चाहिए, कांस्टेंट करंट मूव करना चाहिए, ठीक है। बात को समझिए, बेसिक चीजें हैं, काफी आसान है समझना। करंट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, और इट कैन बी डिफाइंड एज फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, है ना, फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। अगर हमने J को कांस्टेंट रखा है तो बाहर आ जा रहा है, और ds को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा सरफेस कितना, J डॉट S, तो J इंटू S आ जा रहा है, क्योंकि दोनों का ये जो है एरिया क्या, सॉरी एंगल क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में एंगल सेम है, 0 डिग्री, है ना। तो इस कहानी में स्पेशल केस हम ये लेते हैं, इफ करंट इज कांस्टेंट। अगर मैंने इस कहानी में ये बता रहा हूं कि इफ करंट इज कांस्टेंट, अगर करंट कांस्टेंट है तो J इंटू एस प्रोडक्ट जो होगा कांस्टेंट होगा, मींस J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ओके। तो यहां पे देखिए, इफ करंट इज कांस्टेंट देन J इंटू एस इज कांस्टेंट, मींस J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन S1J1 इज इक्वल टू S2J2, ठीक है। तो S1J1 इज इक्वल टू S2J2, S1 बाई S2 इज इक्वल टू J2 बाई J1, ठीक है। तो
तो यहाँ पे S1 by S2 इज ग्रेटर देन 1 मींस J2 इज ग्रेटर देन J1, ठीक है, J2 इज ग्रेटर देन J1, मतलब करंट डेंसिटी जो है यहाँ पर ज्यादा है इस जगह से, ठीक है। अगर कांस्टेंट, सीधी सी बात आप याद रखना कि करंट अगर कांस्टेंट हो तो जिस जगह एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वहां करंट डेंसिटी कम हो जाएगा, मतलब एरिया ज्यादा करंट डेंसिटी कम, एरिया ज्यादा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यहां देखिए एरिया कम है, करंट डेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो इस तरह के बातों को आप आराम से समझ सकते हैं। यहां देखिए 4 into 2 इज इक्वल टू 8 एम्पेयर करंट आ रहा है इस जगह पे, मतलब करंट अगर कांस्टेंट है मींस यहां भी करंट उतना ही आना चाहिए, 8 एम्पेयर ही होना चाहिए। तो 8 एम्पेयर अगर होगा इसका मतलब यहां पर करंट डेंसिटी कितनी होगी, 8 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा इस चीज को, तो ही जाकर के हमारा ये कांस्टेंट करंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज को देखेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट हम लोग डालते हैं इफ करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट, J इज कांस्टेंट। अगर हमारा J ही कांस्टेंट हो गया, अगर हमने करंट डेंसिटी को ही कांस्टेंट करके रखा हुआ है, इट मींस I by S is constant, मींस ये यहां पर आप कह सकते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ठीक है। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में आप इस बात को याद रखना कि अगर ये क्वेश्चन आए कि किसी भी कंडक्टर में कांस्टेंट करंट अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है तो क्या कोई जरूरी है कि करंट डेंसिटी भी सेम हो, कांस्टेंट हो, बशर्ते उसके डिफरेंट एरिया क्रॉस सेक्शन हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा संभव नहीं। संभव तभी होगा जब एक कंडक्टर हम लेते हैं जिसकी यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन, मान लो यहाँ पे देखते हैं यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन है, इसमें करंट क्या है, कांस्टेंट है। मान लेते हैं करंट कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन S भी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें करंट डेंसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ये एक स्पेशल केस में करंट डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन इस केस में करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। ओके, यहाँ पे आप लोग ध्यान देख लीजिए क्या है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इफ J इज कांस्टेंट, करंट डेंसिटी अगर कांस्टेंट है मींस I by S इज कांस्टेंट। I by S अगर कांस्टेंट है इट मींस I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, मतलब करंट जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। क्या रखिएगा इस चीज को, जितना सरफेस एरिया उतना ही करंट होगा। तो एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ देखिए, मान लो ये एरिया क्रॉस सेक्शन हमने बना के रखे हुए हैं और ये भी एरिया क्रॉस सेक्शन हमने बना के रखे हुए हैं, ठीक है। इसका एरिया हमने कितना रखा हुआ है, इसका एरिया इतना छोटा है, कम है। यहाँ पे हमने इसको बताया S1 और इसको बताया S2, ठीक है। यहाँ पर करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, याद रखिएगा। इस टाइप के डायग्राम में मैं क्या बोल रहा हूँ कि करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट। अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो ये बताओ कि क्या करंट कांस्टेंट होगा, क्या करंट कांस्टेंट होगा? नहीं, इस कहानी में करंट कांस्टेंट नहीं होगा। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अगर कांस्टेंट करंट डेंसिटी है तो उस कहानी में करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट होगा। तो मतलब अगर मैंने यहाँ पे I1 की वैल्यू माना और यहाँ पर हमने I2 की वैल्यू माना, तो बताइए ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, ये बताइए। तो मैंने पहले बताया था करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अगर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया है, मतलब ये जो सरफेस एरिया हमने बना के रखे हुए हैं, ये सरफेस एरिया कुछ ज्यादा है, ये सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, मतलब और ये सरफेस एरिया कम है, मतलब इस सरफेस एरिया पे करंट क्या होगा, ज्यादा वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या होगा, कम वैल्यू आएगा। मींस I1 इज ग्रेटर देन I2, सीधी सी बात। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये क्वेश्चन अगर आपसे कहीं भी पूछे, बेसिक क्वेश्चन, कि क्या हमेशा करंट कांस्टेंट रहता है या नहीं,
क्या आंसर दोगे? व्हाट विल योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा? अगर मैं किसी, मान लो एक कंडक्टर था जिसकी एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं थी, डिफरेंट डिफरेंट एरिया क्रॉस सेक्शन था, तो क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि किसी भी कंडक्टर में करंट कांस्टेंट हो? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर उसमें कंडीशन हमने डाल दिया करंट डेंसिटी कांस्टेंट हो, मींस I by S इज कांस्टेंट, I by S इज कांस्टेंट मींस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस। ऐसी ऐसी कहानियों में करंट इज नॉन यूनिफॉर्म, याद रखिएगा, करंट इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। सारा का सारा कहानी आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी सारी कहानी आप देख रहे हैं इसमें एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हुआ तो वो दूसरी क्वांटिटी जो इससे रिलेटेड है वो भी चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि करंट सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, करंट सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहां पर आप देखिए करंट डेंसिटी को अगर हमने कांस्टेंट बना रखा है तो करंट डिपेंड कर रहा है सरफेस एरिया। ये एक स्पेशल कहानी है, स्पेशल केस है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर हमें दो सरफेस एरिया दे के रखे हुए हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि यहां पर सरफेस एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर है, कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है, हमें फाइंड करना है कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है। सेकंड सरफेस एरिया को अगर हमने बता दिया कि 0.25 मीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हो और करंट इसमें 20 एम्पेयर फ्लो कर रहा हो, ठीक है, 20 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा हो, तो बताइए कि इस जगह पर करंट कितना फ्लो कर रहा था, व्हाट विल इट्स वैल्यू, कितना होगा इस जगह पे करंट कितना फ्लो कर रहा है। बशर्ते इसमें याद रखिएगा कि करंट डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट, करंट डेंसिटी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट मान के चलेंगे, तो कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा। तो करंट डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो I1 by S1 है ना, या एक वैल्यू डाल के देखेंगे, I1 by S1 इज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि I1 की वैल्यू कितनी है वो हमें फाइंड करनी है ना। तो यहां देखिए सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, यहां पे करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, यहां सरफेस एरिया कम है, करंट इतना है, तो आगे देखते हैं I1 by S1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू I2 by S2, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू J। तो इस कहानी में आप देखिए कि I1 की वैल्यू कितनी हो रही है, तो लिखेंगे S1 by S2 डिवाइडेड बाय I2, ठीक है। तो S1 by S2 जो देखेंगे यहां पर, वो S1 क्या है, S1 है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, S2 कितना है भाई, तो 0.25 है ना। इसके बाद I2 की वैल्यू कितनी है, 20 है। ये डेसिमल पॉइंट, यहां देखिए ये डेसिमल पॉइंट चला जाएगा ऊपर, यहां हो जाएगा 100, ठीक है, डेसिमल पॉइंट चला गया ऊपर, तो इससे हम 5 कैंसिल करेंगे और 5 से 5 कितना हो रहा है, 20 इंटू 20 कितना आ रहा है, 400 एम्पेयर करंट इसमें फ्लो करेगा। सीधी सी बात है कि वो 20 एम्पेयर से भी ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मान लो I2 की वैल्यू 2 एम्पेयर हो, I2 की वैल्यू 2 एम्पेयर हो तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे देख लेंगे हम लोग, I1 की वैल्यू मान लो 10 एम्पेयर हो, I1 की वैल्यू 10 एम्पेयर हो, S1 की वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो I2 की वैल्यू कितनी एम्पेयर होगी वो बताइए। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो ये जो हम कहानी बता रहे थे अभी, करंट डेंसिटी एंड करंट से रिलेटेड जितने सारी चीजें हमने बताई हैं, ठीक है, ओके। करंट ऑलवेज इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट ए स्केलर क्वांटिटी है एंड इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, करंट इज डिफाइंड एज फ्लक्स ऑफ, करंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई, इट इज डिफाइंड एज फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ये डिफिनेशन है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड एरिया वेक्टर इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी हम निकालेंगे वो एक स्केलर क्वांटिटी देगा, ठीक है, और जब भी हम वेक्टर निकालेंगे तो उसका कुछ डिफरेंट डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, याद रखिएगा। लेकिन
करंट डेंसिटी की बात में करूं तो करंट पर यूनिट एरिया आता है। ये क्या आता है? करंट पर यूनिट एरिया। डेल्टा चेंज इन करंट भी बोल सकते हैं, नेट करंट बाय नेट एरिया। ठीक है, ये करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं। जो करंट डेंसिटी की मैग्नीट्यूड क्या है? करंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एरिया क्रॉस सेक्शन, कितने एरिया क्रॉस सेक्शन से करंट पास कर रहा है। ठीक है, इसके रेशियो को हम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी कहते हैं। इसके डायरेक्शन कैसे डिवाइड करेंगे? हाउ वी विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी? तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन की तरफ होगा। अब यूनिट वेक्टर की तरफ अगर हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मींस दिस यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन इन द मूवमेंट ऑफ करंट। जिधर करंट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी की भी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। ओके, तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन करंट जिधर फ्लो कर रहा है उधर ही होगा। ओके, ये करंट डेंसिटी हम लोग कहते हैं, जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। इफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट, अगर हमने कोई कंडक्टर माना है और इसका अगर हमने क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट बना रखा है, ठीक है, अगर हमने इसके क्रॉस सेक्शन को भी कांस्टेंट बना रखा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है इस कंडक्टर का, तो अगर इस कंडक्टर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो क्या होगा? तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी। देखिए यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है। अगर मैंने मान लो कि किसी ने ये कहा कि यहाँ पर करंट डेंसिटी J1, यहाँ पर क्या है? J2, ठीक है, तो यहाँ पर अगर I1 है तो यहाँ पर क्या है? I2 होगा। ठीक है, चलिए, अगर करंट S इज कांस्टेंट, इट मींस I by S इज कांस्टेंट, I by J इज कांस्टेंट। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर I1 by J1 दैट इज इक्वल टू I2 by J2। ठीक है, I1 by J1 इज इक्वल टू I2 by J2। ठीक है, अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना क्या वैल्यू आएगा? तो ये बात आप लोग समझ के चलिएगा कि इस कहानी में एरिया क्रॉस सेक्शन हमने कांस्टेंट बना के रखी है। मान लो कि यहाँ पे हमने J1 की वैल्यू लिखी हुई है 10 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर और I1 की वैल्यू लिखा है हमने 2 एम्पेयर। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर हमने J2 की वैल्यू अगर हमने लिखा है 5 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पे I2 की वैल्यू क्या होगी? और ये आपको साफ दिख रहा है डायग्राम से कि एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन। अगर यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन है तो इस कहानी में आप ये फाइंड कर सकते हैं कि I2 की वैल्यू क्या होगी। तो I2 की वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। I2 इज इक्वल टू क्या होगा? J1 by J2 एंड दैट इज इक्वल टू I1, है ना। यहाँ लिखेंगे I2 इज इक्वल टू I1 इंटू J2, I2 इज इक्वल टू J2 by J1, यहाँ J2 लिखेंगे, है ना, J2 by J1 इंटू I1। आंसर आप फाइंड कर सकते हैं, काफी आसानी से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। J2 की वैल्यू कितनी है? 5। J1 की वैल्यू कितनी है? 10। ओके, I1 की वैल्यू कितनी है? 2। मतलब ये कितना आया? I2 की वैल्यू कितनी आई? 1, है ना, 1 एम्पेयर। ठीक है, अगर इससे ये हमें फाइंड करना हो कि एरिया क्रॉस सेक्शन कितनी है तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। S की वैल्यू कितनी है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे I2 by J2 लिख देंगे। S की वैल्यू अगर लिखना फाइंड करना चाहेंगे तो I2 की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, I2 की वैल्यू कितनी है ये हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे I2 नहीं, I1 by J1 देखते हैं। I1 कितना है? I1 की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पेयर लिखेंगे। J1 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? 10 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ए से ये कैंसिल हो गया, बचा कितना? 5, 1 by 5 मीटर स्क्वायर। ये एरिया क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
आसानी से। ओके, मान लो यहाँ पर हमने 12 एम्पेयर करंट रखा, मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पे 12 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे 1 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर का एरिया पर सेक्शन करंट डेंसिटी हमने रखा हुआ है। J2 की वैल्यू अगर हमने 6 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर रखा तो I2 की वैल्यू क्या होगा भाई? तो यही फॉर्मूला हम लोग फिर से यूज करेंगे। I2 की वैल्यू क्या होगी? तो 6 by 1 6 into 12 है ना। तो जो भी आएगा आप लोग लिख सकते हैं, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक क्वेश्चंस जो आएंगे, उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, सपोज कर देते हैं। ठीक है,